तो आपने देखा कि किस प्रकार जब जो साझेदार निवृत्त हो जाता है और जो शेष साझेदार फर्म में बच जाते हैं, वो जो अपना लाभ हानि विभाजन का अनुपात है वो पहले की ही भांति अगर प्राप्त करते हैं तो बहुत आसानी से हम उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब आइए देखते हैं इसकी दूसरी दशा, सेकंड कंडीशन। जब अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा जो पुराने साझेदार या जो बचे हुए साझेदार होते हैं वो किसी निर्दिष्ट अनुपात में क्रय कर लेते हैं। नितिन, मुकेश और महेश लाभ हानि को 3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। महेश अवकाश ग्रहण करता है, उसका हिस्सा नितिन और मुकेश के द्वारा 2:1 में ले लिया जाता है। नए लाभ हानि विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। अब क्योंकि इस प्रश्न से स्पष्ट हो जा रहा है कि जो अलग होने वाला साझेदार है उसका हिस्सा पुराने साझेदार एक निर्दिष्ट अनुपात यानी 2:1 में क्रय कर लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जो रिटायर होने वाला, निवृत्त होने वाला साझेदार है वो है महेश, यानी जो शेष साझेदार बचते हैं वो नितिन और मुकेश बचते हैं। अब हम देखते हैं कि मुकेश का पुराना हिस्सा कितना था, तो 3:2:1 के हिसाब से नितिन का पुराना हिस्सा था 3/6। इसी तरह मुकेश का पुराना हिस्सा था 2/6। अब क्योंकि महेश का हिस्सा है 1/6 और यहाँ पर दिया गया है कि महेश के हिस्से को नितिन और मुकेश के द्वारा 2:1 में लिया जाता है। 2:1 का अर्थ यह हो सकता है कि 2/3 और 1/3 में लिया गया। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि जो साझेदारों को जो महेश का भाग था वो हस्तांतरित जब किया गया, तो यहाँ पर नितिन को जो हस्तांतरित किया गया वो हिस्सा होगा 1/6 का 2/3, क्योंकि 1/6 महेश का भाग है और इसका 2/3 हिस्सा जो है नितिन को दिया गया प्रश्न के अनुसार, यानी 1/6 का 2/3 जिसे हम गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमें प्राप्त होता है 1/6 गुणित 2/3 बराबर 2/18। इसी तरह अगर हम मुकेश का हिस्सा निकालें तो हम देखते हैं कि मुकेश को जो है वो महेश के हिस्से का 1/3 भाग प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/6 का 1/3 मतलब 1/6 गुणित 1/3 बराबर 1/18। अब हम नए अनुपात की अगर गणना करें यहाँ पे, तो शेष साझेदारों का कुल अनुपात या नया अनुपात हम ये कह सकते हैं कि अगर नितिन के हिस्से की कैलकुलेशन करनी हो तो नितिन का जो पुराना हिस्सा था वो हमने देखा 3/6 था। यहाँ पर जो महेश से उसको और भाग प्राप्त हुआ वो है 2/18। दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 9-2/18 बराबर 11/18। जोड़ने के लिए जैसे कि हमने पहले भी लाभ हानि विभाजन अनुपात की कैलकुलेशन की थी, हम हर का यहाँ पर लघुत्तम लेंगे और उसके आधार पर फिर हम यहाँ पर जोड़ घटाव इसका करेंगे। मुकेश के हिस्से की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि मुकेश का पुराना हिस्सा 2/6 था और निवृत्त साझेदार यानी कि महेश से उसको 1/18 और प्राप्त हो गया, तो कुल मिलाकर उसका हिस्सा हो गया 7/18। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो शेष साझेदार है नितिन और मुकेश, उनका लाभ हानि विभाजन अनुपात 11:7 होगा। तो आपने देखा कि किस प्रकार जब एक साझेदार निवृत्त हो जाता है तो जो बचे हुए साझेदार होते हैं वो निर्दिष्ट अनुपात यानी जैसा भी कंडीशन बनती है, जैसा भी प्रश्न में दिया रहता है उस अनुपात में वो उस हिस्से को खरीदते हैं और उसके आधार पर फिर हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब आइए हम इसकी तीसरी दशा देखते हैं। जब जो अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार है उसके हिस्से का जो उसका जो अनुपात है, उसका हिस्सा है फर्म में, उसको कोई एक साझेदार अकेले ही क्रय कर ले। आ, बा और सा साझेदार हैं जो लाभ हानि 4:3:2 के अनुपात में बांटते हैं। बा अवकाश ग्रहण करता है और सा और उसका हिस्सा सा द्वारा पूर्ण रूप से ले लिया जाता है। आ और सा के नए अनुपात की गणना करनी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सा के द्वारा जो रिटायर साझेदार है बा, उसका पूरा का पूरा हिस्सा ले लिया जाता है और पहले से अगर हम देखें तो 4:3:2 के हिसाब से सा का जो पुराना अनुपात है वो 2/9 है। तो अगर वो बा का पूरा हिस्सा यानी कि 3/9 ले लेता है तो उसका नया अनुपात हो जाता है 2/9 धन 3/9 यानी कि 5/9 उसका नया हिस्सा हो जाता है। बा रिटायर हो गया है और बचे हैं यहाँ पे आ और सा।
स का नया अनुपात हमने ज्ञात कर लिया और अ के अनुपात में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया है, यानी कि 4/9 है। तो 4/9 अनुपात 5/9 के हिसाब से यहाँ पर जो नया अनुपात है वो हो जाएगा 4:5। अब अगर हम बात करें नफे के अनुपात या प्राप्ति अनुपात की, तो जैसे कि हमने पहले जाना कि अगर जो बचे हुए साझेदार है, निवृत्त जो साझेदार होना था वो होकर चला गया, अब जो बचे हुए साझेदार हैं वो अपने लाभ हानि विभाजन में किसी प्रकार का परिवर्तन न करें और जिस अनुपात में वो पहले लाभ हानि विभाजन करते थे उसी अनुपात में वो निवृत्त साझेदार के हिस्से को अगर प्राप्त कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनको नफा तो हुआ, लाभ तो हुआ। तो नफे के अनुपात की गणना यहाँ पर हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम एक सामान्य सा फॉर्मूला यूज करेंगे जो होगा नफे का अनुपात यानी गेनिंग रेशियो बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो बहुत ही आसानी से हम नफे प्राप्ति अनुपात की गणना कर लेते हैं। दूसरा, अगर हम देखें कि हमने प्रवेश के समय देखा था कि जो जब कोई नया साझेदार प्रवेश लेता है तो वहाँ पर त्याग अनुपात की गणना की जाती है और यहाँ पर क्योंकि साझेदार छोड़कर चला गया तो उसका हिस्सा पुराने साझेदारों ने लिया है तो उनको नफा हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो उस त्याग अनुपात जो प्रवेश के समय निकला और ये लाभ प्राप्ति अनुपात जो निवृत्ति के समय निकला, इन दोनों में अंतर क्या है? आइए अगर अंतर पर हम एक नज़र डालें तो हम देखते हैं कि ये कहा जा सकता है कि जब पुराने साझेदार जो फर्म में है और कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश लेता है तो पुराने जो साझेदार होते हैं उनको अपने लाभ का कुछ हिस्सा छोड़कर या त्याग करके नए साझेदार को देना होता है, इसीलिए वो त्याग प्राप्ति अनुपात भी कहलाता है। लेकिन अगर हम नफे के अनुपात की बात करें, लाभ प्राप्ति अनुपात की हम बात करें, तो यहाँ पर जो एक साझेदार फर्म को छोड़कर चला गया उसका हिस्सा भी जो बचे साझेदार है वो प्राप्त कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लाभ हो रहा है, इसलिए वो लाभ प्राप्ति अनुपात कहलाता है। दूसरा जो डिफरेंस है वो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जब लाभ प्राप्ति अनुपात या त्याग अनुपात के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं तो प्रवेश की कंडीशन में जब हम त्याग अनुपात की कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ हम फॉर्मूला यूज करते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। लेकिन जब हम लाभ प्राप्ति अनुपात की बात करते हैं साझेदार की निवृत्ति के समय तो वहां पर हम फॉर्मूला यूज करते हैं न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ये एक डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस हम ये कह सकते हैं कि जो त्याग अनुपात होता है वो किसी नए साझेदार के प्रवेश के समय होता है और जो लाभ प्राप्ति अनुपात होता है वो साझेदार की निवृत्ति के समय कैलकुलेट किया जाता है। चौथा जो डिफरेंस है उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि जो त्याग प्राप्ति का जो अनुपात होता है वो इसलिए कैलकुलेट किया जाता है कि नए साझेदार ने जो गुडविल या ख्याति की राशि लाई है उसको फर्म में किस प्रकार से वितरित करना है। लेकिन अगर हम लाभ प्राप्ति अनुपात की बात करें तो वो इसलिए कैलकुलेट किया जाता है कि एक साझेदार जो फर्म से रिटायर होकर जा रहा है, छोड़कर जा रहा है फर्म को, उसको ख्याति का हिस्सा उसमें से कितना दिया जाए, इसकी कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर हमको लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना करनी पड़ती है। तो ये तो थी दोनों में अंतर की बात। तो आपने देखा कि जब फर्म का जो निवृत्त होने वाला साझेदार है उसका का पूरा हिस्सा एक ही साझेदार क्रय कर ले तो किस प्रकार हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब आइए हम इसकी चौथी दशा देखते हैं, जब जो शेष साझेदार हैं उनका अगर नया अनुपात अलग से दिखाया गया हो तो उस कंडीशन में हम उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। रंजना, साधना और कामना लाभ का विभाजन 4:3:2 के अनुपात में करते हैं। रंजना अवकाश ग्रहण करती है और साधना तथा कामना भविष्य में लाभों का बंटवारा 5:3 के अनुपात में करने का निर्णय लेती हैं। लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना करनी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पुराना अनुपात तो दिया हुआ है, साथ में जो भविष्य में लाभ बांटने का अनुपात है यानी कि जिसे हम कह सकते हैं कि नया अनुपात, वो भी कैलकुलेट करके दे दिया गया है। तो यहाँ पर हम गेनिंग रेशियो यानी लाभ प्राप्ति अनुपात का जो साधारण सा सूत्र है वो लगाएंगे, लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि साधना का जो लाभ प्राप्ति अनुपात है वो हो जाएगा 5/8, यानी कि नया अनुपात जो है साधना का 5:3 के आधार पर 5/8,
और माइनस जो पुराना अनुपात था साधना का 4:3:2 के हिसाब से 3/9 था। इसके आधार पर हम देखते हैं कि 45 माइनस 24/72 यानी कि 21/72 जो है वो साधना का नया अनुपात हो जाएगा। ऐसे ही कामना का अनुपात अगर हम कैलकुलेट करें तो देखते हैं कि कामना का जो नया अनुपात है, फॉर्मूले के अनुसार हमको नया माइनस पुराना अनुपात करना है, तो साधना का जो नया अनुपात था वो है 3/8 और जो पुराना अनुपात था वो है 2/9। तो यहाँ पर हमें 27 माइनस 16/72 यानी 11/72 नया अनुपात कामना का प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साधना और कामना गेनिंग रेशियो जो है यानी नफे का जो अनुपात है वो है 21:11। तो आपने देखा कि किस प्रकार अगर शेष साझेदारों का हिस्सा जो है नया निकाल कर दे दिया गया है तो वहां पर जो नया लाभ हानि विभाजन अनुपात है इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। बच्चों, आपने ख्याति क्या है इसके बारे में जाना और किस किस तरह से इसकी कैलकुलेशन की जाती है। साझेदारी व्यवसाय के अंतर्गत ख्याति की गणना की बहुत सारी विधियां होती है, ये भी आपने देखा। तो वास्तव में अगर ख्याति के बारे में कहा जाए तो ये व्यवसाय की एक महत्वपूर्ण अमूर्त संपत्ति है। अब जबकि कोई साझेदार रिटायर होता है, फर्म से निकलता है या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, तो उस कंडीशन में फर्म के जो शेष साझेदार बच जाते हैं उनका जो लाभ विभाजन अनुपात होता है वो परिवर्तित हो जाता है। आपने देखा, यानी कि जो साझेदार रिटायर हो गया या जो साझेदार मृत हो गया उसका हिस्सा भी बचे हुए साझेदार प्राप्त करने लगते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं उनका लाभ प्राप्ति अनुपात जो पहले था वो अब परिवर्तित हो गया है। और जो ख्याति होती है कुल ख्याति फर्म की, उसका जब हम वैल्यूएशन करते हैं किसी साझेदार की निवृत्ति और मृत्यु पर, तो ख्याति का जो मूल्य होता है उसमें जो निवृत्त या मृत साझेदार का जो हिस्सा होता है उसको हमको कैलकुलेट करना है और उसके बाद जो शेष साझेदार बचे हैं उनमें उनके पूंजी खाते में हमको उसको एडजस्ट समायोजित करना है। यहाँ पर कुछ अलग अलग प्रकार की दशाएं भी बनती है ख्याति की कैलकुलेशन या जनरल एंट्री पास करते समय। जैसे अगर फर्म की पुस्तकों में ख्याति पहले से विद्यमान हो तो कुछ अलग एंट्री करेंगे, कैलकुलेशन चेंज होगी। और अगर ख्याति विद्यमान नहीं है फर्म की पुस्तकों में, अगर हमको ख्याति का मूल्यांकन करना है तो कुछ अलग एंट्रीज पास होंगी। तो इस तरह से बहुत सारी प्रविष्टियां ख्याति के संबंध में पास की जाती हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन सी वो प्रविष्टियां हैं जिनको हमको ख्याति के संबंध में जिनकी एंट्री हमको करनी है। साझेदारी के विघटन और फर्म के विघटन में अंतर। साझेदारी का विघटन, इसमें सभी साझेदारों के संबंध नहीं टूटते, जबकि साझेदारी फर्म के समापन पर सभी साझेदारों के आपसी संबंध टूट जाते हैं। साझेदारी पर व्यवसाय अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाता है। साझेदारी के समापन पर साझेदार के प्रवेश, मृत्यु या अवकाश ग्रहण। साझेदारी का समापन साझेदारी के प्रवेश, मृत्यु या अवकाश ग्रहण करने पर होता है, जबकि साझेदारी फर्म का समापन विघटन, ठहराव, अनिवार्य या आकस्मिक घटनाओं या न्यायालय द्वारा होता है। साझेदारी के समापन में न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता, जबकि फर्म के समापन में कुछ दशाओं में साझेदार आ, ब और सा एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 4:3:2 के अनुपात में बांटते हैं। ब फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। फर्म की ख्याति 81,000 रुपए मूल्यांकित की गई। ब की ख्याति की गणना कीजिए, जबकि अ और सा भविष्य में लाभ हानि 5:3 में बांटेंगे। यहाँ हमको सबसे पहले प्राप्ति अनुपात यानी गेनिंग रेशियो की जरूरत पड़ेगी। तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, प्राप्ति अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। यहाँ जो हमारा पुराना अनुपात है वो है 4:3:2 और नया अनुपात जो है वो है 5:3। इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि आ का जो नया अनुपात है वो है 5/8 और जो पुराना अनुपात था वो है 4/9। तो 5/8 माइनस 4/9 ये हो जाएगा 45 माइनस 32/72 यानी 13/72। और ब का जो प्राप्ति अनुपात है वो हो जाएगा, नया अनुपात ब का है 3/8 और पुराना अनुपात ब का है 2/9।
तो 3/8 माइनस 2/9 बराबर 27 माइनस 16/72 यानी 11/72। तो इनका जो प्राप्ति अनुपात है वो है 13:11। अब क्योंकि इसी के आधार पर हम यहाँ पे ख्याति का समायोजन करेंगे और फर्म की जो ख्याति है वो 81,000 रुपए पर मूल्यांकित की गई है। तो फर्म की ख्याति में सबसे पहले हम रिटायर होने वाले साझेदार का हिस्सा अलग कर लेंगे। रिटायर होने वाला साझेदार यानी कि ब का जो हिस्सा था फर्म में वो था 3/9। तो जो उसके हिस्से की ख्याति हो जाएगी वो हो जाएगी 81,000 गुणित 3/9 यानी 27,000। आ का हिस्सा अगर ब की ख्याति में देखा जाए तो वो हो जाएगा 27,000 गुणित 13/24, क्योंकि जो प्राप्ति अनुपात है उसके अनुसार अ का हिस्सा है 13/24 और स का हिस्सा है 11/24। इस प्रकार ब की ख्याति में अ का हिस्सा हो जाएगा 27,000 गुणित 13/24 यानी 14,625 रुपए और स का हिस्सा हो जाएगा 27,000 गुणित 11/24 यानी 12,375 रुपए। अब इस कैलकुलेशन के आधार पर जब हम इनकी पंजी प्रविष्टि करेंगे तो पंजी प्रविष्टि करते समय यहाँ पर इसकी जो कंडीशन है उसको हम ध्यान रखेंगे, यानी कि जब ख्याति खाता पहले से विद्यमान नहीं हो, या यहाँ पर ख्याति खाते के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, ख्याति खाता पहले से विद्यमान नहीं था, तो यहाँ पर हम पंजी प्रविष्टि करेंगे अ का पूंजी खाता डेबिट, स का पूंजी खाता डेबिट, ब के पूंजी खाता से। आ के पूंजी खाते के डेबिट के अमाउंट 14,625 और स का पूंजी खाते की डेबिट के अमाउंट 12,375, ब के पूंजी खाते से यानी टोटल हो जाएगा ये 27,000। ब्रिजेश, आशीष और अनुरोध लाभ का विभाजन 3:2:1 के अनुपात में करते हुए साझेदार हैं। ख्याति को पुस्तकों में 30,000 रुपए मूल्य से दर्शाया गया है। आशीष सेवानिवृत्त होता है। ख्याति को पुस्तकों में 30,000 रुपए के मूल्य से दर्शाया गया है। आशीष सेवानिवृत्त होता है तथा आशीष की सेवानिवृत्ति के समय ख्याति का मूल्यांकन 42,000 रुपए किया गया। ब्रिजेश व अनुरोध ने भविष्य के लाभों का विभाजन 2:1 के अनुपात में करने का निर्णय लिया है। आवश्यक पंजी प्रविष्टि कीजिए। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि ख्याति खाता पहले से विद्यमान है, तो इस कंडीशन में हमको सबसे पहले प्राप्ति अनुपात की गणना करनी होगी। प्राप्ति अनुपात निकालने के लिए हम देखते हैं कि नया भाग माइनस पुराना भाग अगर हम करते हैं तो ब्रिजेश का जो नया भाग है वो है 2/3 और जो पुराना भाग है वो है 3/6। तो 2/3 माइनस 3/6 यानी 1/6 उसका प्राप्ति अनुपात हो जाएगा। इसी तरह अनुरोध का भाग अगर हम प्राप्ति अनुपात निकालें तो हम देखते हैं कि अनुरोध का हिस्सा जो आएगा वो होगा, नया अनुपात है अनुरोध का 1/3 और पुराना अनुपात है अनुरोध का 1/6 यानी कि 1/6 उसका प्राप्ति अनुपात हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रिजेश और अनुरोध जो शेष साझेदार है उनका प्राप्ति अनुपात है 1:1, यानी हम कह सकते हैं कि 1/2 और 1/2 उनका प्राप्ति अनुपात है। इस आधार पर अगर हम आशीष के हिस्से की ख्याति निकालते हैं तो आशीष के हिस्से की जो ख्याति होगी वो होगी 42,000 गुणित 1/3 यानी कि 14,000 रुपए। अब इस 14,000 को अगर हम अनुरोध और ब्रजेश को बांटना चाहें तो क्योंकि उनका प्राप्ति अनुपात हमने 1:1 यहाँ पर ज्ञात कर लिया है, तो जब हम जनरल प्रविष्टि करेंगे तो यहाँ पर इसको हम 1:1 में बांटेंगे। आइए देखते हैं जनरल प्रविष्टि किस प्रकार की जाएगी। सबसे पहले क्योंकि विद्यमान ख्याति जो है उसको पुराने अनुपात में हमको राइट ऑफ करना है, अपलिखित करना है, तो उसके लिए हम जनरल एंट्री करेंगे। ब्रिजेश का पूंजी खाता डेबिट 15,000 रुपए से, आशीष का पूंजी खाता डेबिट 10,000 रुपए से और अनुरोध का पूंजी खाता डेबिट 5,000 रुपए से, यानी कि ख्याति में जो पुस्तकों का मूल्य 30,000 रुपए था उसे हम 3:2:1 के अनुपात में बांटकर यहाँ पर लिखेंगे। अब जब हम ख्याति का जो हिस्सा है उसे ब्रिजेश और अनुरोध को कि उनका जो अधिलाभ है उसमें समायोजित करने के लिए दूसरी प्रविष्टि करेंगे, तो वो प्रविष्टि होगी ब्रिजेश का पूंजी खाता डेबिट, अनुरोध का पूंजी खाता डेबिट, आशीष के पूंजी खाता से, जिसकी की कैलकुलेशन हमने कर रखी है। 14,000 जो आशीष के हिस्से की ख्याति की राशि है उसे हम 7,000 ब्रिजेश में और 7,000 अनुरोध में
बांट देंगे। आ, बा व सा एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 3:2 के 3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। फर्म के चिट्ठे में पहले से ख्याति खाता 24,000 रुपए से विद्यमान है। ब फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। फर्म की ख्याति 60,000 रुपए मूल्यांकित की गई। आ व सा भविष्य में लाभ को 9:7 के अनुपात में बांटते हैं। आवश्यक जनरल प्रविष्टि कीजिए। यहाँ हम देखते हैं कि आ को ब के हिस्से से जो प्राप्ति होती है वो होगी 2/6 का 9/16, यानी कि ब के हिस्से की जो राशि है उसका 9/16, जो कि नया रेशियो यहाँ पर निकाल के दिया गया है 9:7, उसके हिसाब से 9/16 हिस्सा प्राप्त होगा। 2/6 का 9/16 यानी कि 3/16। इसी तरह स को कितना प्राप्त होगा? ब के हिस्से का 7/16। यहाँ पर क्योंकि 9:7 दिया गया है तो ब का हिस्सा है 2/6, ब के हिस्से का 7/16 यानी 2/6 गुणित 7/16 बराबर 7/48। अब अगर हम इसके प्राप्ति अनुपात की बात करें तो पहले तो हमको इनके हर को बराबर करना होगा। हर को बराबर करने के लिए हम 3/16 जो है उसको 3 से हम अंश को भी मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से हर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 9/48। और स का हिस्सा, स को जो प्राप्त है ब का हिस्सा वो हमने देखा 7/48 है, तो जो इनका प्राप्ति अनुपात होगा वो हो जाएगा 9:7। अब अगर हम ख्याति की बात करें तो ब का जो फर्म में ख्याति का हिस्सा है वो हो जाएगा कुल 60,000 रुपए की ख्याति में से 2/6 हिस्सा ब का था, तो ये हो जाएगा ब का हिस्सा 20,000। अब आइए इसकी पंजी प्रविष्टि करते हैं। तो पंजी प्रविष्टि के लिए पहले हम पुरानी जो ख्याति है उसको राइट ऑफ करेंगे और राइट ऑफ करने के लिए हम यहाँ पर जनरल एंट्री देंगे। आ का पूंजी खाता डेबिट 12,000, ब का पूंजी खाता डेबिट 8,000 और स का पूंजी खाता डेबिट 4,000। यहाँ पर हमने देखा कि गुडविल यानी ख्याति जो है पुरानी जिसको हमको राइट ऑफ करना है वो है 24,000। तो हमने 24,000 को 3:2:1 में बांट दिया है, तो अ, ब और स का हिस्सा क्रमशः 12,000, 8,000 और 4,000 प्राप्त हो गया है। अब क्योंकि ब जो सेवानिवृत्त हो रहा है उसकी ख्याति को हमको एडजस्ट करना है ए और सी के अकाउंट में, तो उसके लिए हमने क्योंकि लाभ प्राप्ति अनुपात की कैलकुलेशन यहाँ पर कर रखी है, तो 20,000 जो बी का हिस्सा है फर्म में, 20,000 रुपए ख्याति का जो हिस्सा है बी का, उसे हम ये जो नया प्राप्ति अनुपात हमने जो कैलकुलेट किया है 9:7 इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए और सी को। तो 20,000 को जब हम ए और सी में 9:7 में बांटेंगे तो ए को मिलेगा 11,250 और सी को मिलेगा 8,750।